एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो कि आपस में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री का पार्ट है और इस चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है कि बेसिक फंडामेंटल इसके बिना क्लियर नहीं हो सकता। एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले जो मेन इम्पोर्टेंट है, ये जो गोल आपको दिया गया देश सीरीज का, ताकि कंपटीशन में आप जितना आसानी से हो सके कम समय में कैसे रिवीजन करने के लिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बनाया जा रहा है, ताकि इसमें जो बच्चे कॉन्सेप्ट वाइज जो टॉपिक्स आपको दिए गए हैं, टॉपिक्स में सबसे पहले आपको जो टॉपिक दिया जा रहा है फंडामेंटल एस्पेक्ट्स। फंडामेंटल एस्पेक्ट्स में आपका क्या एटम्स क्या हैं, कैथोड रेज, एनोड रेज, पॉजिटिव रेज, न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक मॉडल, थॉमसन मॉडल्स, रदरफोर्ड मॉडल्स, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, बोहर्स मॉडल, डी ब्रोगली प्रिंसिपल्स, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एंड देन योर क्वांटम मैकेनिक्स मीन्स क्वांटम नंबर। Quantum numbers generally divided into 4 parts. That is your principal quantum number, जिसको हम लोग स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको हम लोग L से दिखाते हैं, एंड थर्ड योर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको हम लोग M से दिखाते हैं, और आपका लास्ट जो है स्पिन क्वांटम नंबर जिसको हम लोग S से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या है और कैसे डिफाइन किया जाता है और इनके क्या उपयोग है, इसको हम लोग सीखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट पूरे केमिस्ट्री में बैकबोन कही जाती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज सो इम्पोर्टेंट फॉर अस, एंड अबाउ प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, Hund's rule of maximum multiplicity, different types of the atomic species। पहले हम लोग देखेंगे फंडामेंटल एस्पेक्ट्स मीन्स एटम्स। एटम्स को सबसे पहले डिफाइन किया था जॉन डाल्टन ने, और उन्होंने ये बताया था स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। और यहाँ पे 3 फंडामेंटल पार्टिकल को माना गया है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। सबसे पहले जो टर्मिनोलॉजी आती है इसमें कैथोड रेज। कैथोड रेज होती क्या है, तो कैथोड रे सबसे पहले इसकी डिस्कवरी किया था जे थॉमसन ने। कैथोड रेज वेयर स्टीम ऑफ फास्ट मूविंग नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हम पहले से भी जान चुके हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, हैविंग नेगेटिव चार्ज, और इस पर जो चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का होता है। द स्पेसीज चार्ज, द स्पेसिफिक चार्ज इज द रेशियो ऑफ चार्ज टू द मास, मीन्स चार्ज बाई मास रेशियो, दैट इज जिसको हम लोग कहते हैं E/m। E/m से भी इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। E मीन्स आपका चार्ज का रिप्रेजेंटेशन है और M जो है आपका मास को बताता है। E/m रेशियो, द स्पेसिफिक चार्ज इज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फाउंड टू बी फॉर ऑल गैसेस। और E/m की वैल्यू 1.758 × 10⁻11 कूलम पर kg। E/m वैल्यू इज मैक्सिमम when hydrogen gas is taken as in the tube। न्यूट्रॉन्स, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, न्यूट्रॉन्स मीन्स न्यूट्रॉन पार्टिकल जिस पे कोई चार्ज ही ना हो। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपके न्यूक्लियस में होते हैं, और न्यूक्लियस में टोटल इन दोनों के कंबाइंड नेम को हम लोग न्यूक्लियंस कहते हैं। न्यूक्लियंस मीन्स टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दैट आर कंबाइनिंग विथ ईच अदर एंड सिचुएटेड इन द न्यूक्लियस। Neutrons are neutral particle. Neutrons are neutral particle and discovered by Chadwick। न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं और इसका डिस्कवरर कौन है, जेम्स चैडविक है।
एटॉमिक मॉडल में थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और फेलोर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल क्यों हुआ, उसके बाद प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, बोर्स मॉडल क्या है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ द हाइड्रोजन हम लोग पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो थॉमसन मॉडल सबसे पहले हम लोग देखेंगे थॉमसन मॉडल है क्या। थॉमसन assume that atom is a sphere of positively charged uniformly distributed with the electron scattered as point throughout the sphere. This was known as the plum pudding model. इसको प्लम पडिंग मॉडल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट हमारा है रदरफोर्ड मॉडल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग कराया था गोल्ड फॉयल पे रदरफोर्ड ने। और गोल्ड फॉयल पे स्कैटरिंग के पश्चात उन्होंने देखा कि अल्फा पार्टिकल का क्या नेचर है और नेचर के अकॉर्डिंग उन्होंने एटॉमिक मॉडल को डिफाइन किया। बम्बार्डेड थिन फॉयल सोने की पतली पन्नी पे उन्होंने अल्फा पार्टिकल की बमबारी कराया। और अल्फा पार्टिकल होते क्या हैं, हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं। हीलियम क्या होता है, 2He4 इसका सिंबल होता है और 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अगर इसके सेल से दोनों इलेक्ट्रॉन को हम लोग रिमूव कर दें, बाहर निकाल दें, तो जो न्यूक्लियस बचता है उसी को हम लोग अल्फा पार्टिकल कहते हैं। यहाँ पे जो मॉडल आपको दिखाया गया है ये वेरी फ्यू मॉडल। मॉडलिंग में सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो टर्मिनोलॉजी है, ए वेरी फ्यू वेयर डिफ्लेक्टेड एज ए लार्ज एंगल्स। अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग के दौरान हम लोगों को ये देखना होगा कि जो पार्टिकल्स उनका नेचर क्या है, जो अल्फा पार्टिकल का बिहेवियर क्या है, उनका पाथ क्या है। तो जो गोल्ड फॉयल पे अल्फा पार्टिकल की बमबारी कराई गई उसमें देखा गया कि बहुत से अल्फा पार्टिकल बिना डेविएट हुए, बिना अपने रास्ते को चेंज किए हुए सीधे बाहर निकल गए। और इस चीज़ से प्रूफ होता है कि एटम जो होता है, जो परमाणु होता है, वो मैक्सिमम क्या है, खोखला होता है। A very few particles were deflected at larger angle. It means that positively charged hard things called nucleus is very small. Actually जो न्यूक्लियस का टोटल मास जो कंजर्व होता है वो अराउंड द न्यूक्लियस होता है, बाकी टोटल एटम्स खोखला होता है। इसको रदरफोर्ड ने अपने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग से प्रूव किया। जो डेविएशन हो रहा था इसका मतलब कि जैसे जैसे हम लोग स्फीयर के सेंटर की तरफ बढ़ रहे थे, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग में जब हम लोग स्फीयर के सेंटर की तरफ बढ़ रहे थे, मीन्स न्यूक्लियस की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे आपका डेविएशन स्टार्ट हो रहा था। डेविएशन मीन्स अब चूँकि अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और न्यूक्लियस पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज जैसे जैसे नज़दीक आ रहे थे रिपल्सन बढ़ रहा था और रिपल्सन के कारण डेविएशन स्टार्ट हो रहा था। कुछ तो पार्टिकल ऐसे थे जो बिल्कुल अल्फा पार्टिकल आपके न्यूक्लियस से पास करना चाह रहे थे, तो चूँकि न्यूक्लियस पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज और अल्फा पार्टिकल हैव आल्सो पॉजिटिव चार्ज, और उस दौरान रिपल्सन बहुत ज़्यादा हुआ और अल्फा पार्टिकल जिस रास्ते से आए थे और उसी रास्ते पे डेविएट होकर चले गए। मीन्स द इलेक्ट्रॉन्स इन एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व विद ए वेरी हाई स्पीड। फेलर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, ये फेल क्यों हुआ, इसमें क्या ऐसी कमी थी कि रदरफोर्ड मॉडल को फेलोर कर दिया गया, इसको नहीं एज्यूम किया। Whenever a charge is subjected to acceleration around an opposite charge, it emits radiation continuously. Hence, the electron in Rutherford atom will lose energy and will not be able to stay in the circular path around the nucleus and should ultimately go into a spiral motion such as the electron will fall into the nucleus. रदरफोर्ड ने सबसे पहले
स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में इन्होंने नहीं बता पाया। और जब इनके मॉडल को साइंटिस्टों ने अध्ययन किया और ये पाया कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अपने सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा उस दौरान वो अपने कंटिन्यूस एनर्जी को लूज करेगा। और एनर्जी को लूज करने का मतलब कि यदि इलेक्ट्रॉन कोई आउटर मोस्ट सेल में वो घूम रहा है उसकी एनर्जी जब भी लूज करेगी तो अपने इनर मोस्ट में आएगा। और इस तरह से एनर्जी यदि लूज करता रहे तो कंटिन्यूस एनर्जी लूजिंग के दौरान वो न्यूक्लियस के समीप वाले सेल में आ जाएगा और एक ऐसी भी कंडीशन आ जाएगी कि लास्ट में इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में गिरना पड़ेगा। और इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस में गिरने का मतलब परमाणु का विनाश। इस मॉडल पे रदरफोर्ड का कोई जवाब नहीं आया, इसलिए इस मॉडल को फेल कर दिया गया, फेल्योर माना गया। उसके बाद एडवांस थ्योरी हमारी क्या आती है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जो कि आपको दिखाया जा रहा है, ऑलरेडी पिक्चर में दिख रहा है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। यहाँ पे एनर्जी एक फोटोन की तरह ली गई है, मीन्स E = h न्यू, E = h न्यू। न्यू आपकी फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी मतलब एक सेकेंड में टोटल कितने आपके वेव्स बन रही हैं, कितनी तरंगे बन रही हैं, E = h न्यू। एंड E = न्यू कितना होगा, c/λ। c आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट है और लैम्डा आपका वेवलेंथ है। h इज योर प्लैंक कांस्टेंट, और प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू एक फिक्स्ड वैल्यू है, वो अपन 6.63 × 10⁻³ जूल सेकेंड। E = एनर्जी ऑफ फोटोन एंड क्वांटम, क्वांटम की एनर्जी है। n इज द नंबर ऑफ क्वांटा ऑफ ए पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी एंड Et इज द टोटल एनर्जी। देन Er = nh न्यू, nh न्यू। Photoelectric effect, photoelectric effect means the phenomena of ejection of electron from a metal surface when a light of a certain frequency strikes on its surface is called the photoelectric effect। means किसी भी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी लाइट हम लोग उस पर स्कैटर्ड कराते हैं तो लाइट के स्कैटरिंग से इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से बाहर आते हैं, और इस घटना को, इस इंसिडेंट को हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आयनाइजेशन एनर्जी और थ्रेशोल्ड एनर्जी = वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शंस W0 जिसको हम लोग दिखाते हैं, W0 से दिखाते हैं, = रिक्वायर्ड मिनिमम एनर्जी ऑफ रेडिएशन। W0 = h न्यू नॉट, h न्यू नॉट, एंड W0 = h न्यू नॉट मीन्स c/λ मैक्स। लैम्डा मैक्स यहाँ पे वेवलेंथ को दिखाया गया है। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी म्यू नॉट = मिनिमम फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, एंड E = काइनेटिक एनर्जी प्लस W0। और यहाँ पे दिखाया गया है E = h न्यू, E = h न्यू, और इन दोनों इक्वेशन से कॉम्बिनेशन से हमको मिल गया ½ mv² = h न्यू माइनस न्यू नॉट। नेक्स्ट हमारा है बोर मॉडल्स। बोर मॉडल्स मीन्स बोर ने क्या किया, सबसे पहले इनकी इंपॉर्टेंस कहते हैं। बोर मॉडल इज अप्लीकेबल ओनली फॉर 1 इलेक्ट्रॉन। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में हमको बहुत पूछे भी जाते हैं कि बोर मॉडल किसके लिए बने हैं। तो बोर मॉडल बने हैं हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स, मीन्स जिनके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन हो। तो एक इलेक्ट्रॉन किसके पास हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन या तो हाइड्रोजन के पास होगा या तो हीलियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज दे दिया जाए तो एक इलेक्ट्रॉन निकलने से हीलियम पॉजिटिव के पास भी एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, या तो Li पॉजिटिव डाई पॉजिटिव। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 पॉजिटिव चार्ज मीन्स उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। इट्स मेन पास्टुलेट्स, बोर मॉडल के पहला पास्टुलेट्स क्या कहता है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन ए स्टेशनरी पार्ट। इलेक्ट्रॉन जो केवल घूमते रहते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ अपने डिफरेंट सेल में, उनके लिए एक स्टेशनरी ऑर्बिट होता है, उसी स्टेशनरी ऑर्बिट में ही घूमते हैं।
मनमानी तरीके से कहीं नहीं भी घूमते हैं, उनका एक फिक्स्ड ऑर्बिट होता है जो NH/2π का मल्टीपल होता है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ओनली इन स्टेशनरी पाथ कॉल्ड एनर्जी लेवल और ऑर्बिट और सेल्स। Each energy level has a definite energy associated with it. As one moves away from the nucleus, the energy of states increases. Angular momentum of an electron is an integral multiple of h/2π. इलेक्ट्रॉन्स केवल उन्हीं ऑर्बिटल में रिवॉल्व करते हैं, उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जो h/2π का क्या हो, मल्टीपल हो। अब यहाँ पे दिखाया गया है MVR, यहाँ पे जो डेरिवेशन के थ्रू पे हम लोग देखेंगे। डेरिवेशन में MVR इक्वल टू NH/2π। M क्या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, V आपका क्या वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, R आपका रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, N क्या है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। एनर्जी एमिट्स आर एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी emits are absorbed only when an electron jumps from higher energy level to lower energy level। तो एनर्जी यदि लोअर एनर्जी लेवल से हायर में जाएगी तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा, और हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगी तो एमिशन होगा। तो एनर्जी एमिट्स आर एब्जॉर्ब only when an electron jumps from higher energy level to lower energy level। delta E change in energy is equal to E2 minus E1 is equal to h nu means c by lambda। अगला एजम्पशंस क्या है, हाइपोथेसिस क्या है। फ्रॉम बोहर्स मॉडल एनर्जी वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट आर कैलकुलेटेड एज। कैसे हम लोग एनर्जी वेलोसिटी और रेडियस को कैलकुलेट करेंगे उसके लिए फार्मूला बताया गया। Vn इक्वल टू 2.165 इंटू 10⁶ Z/m मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी की यूनिट है मीटर पर सेकेंड। रेडियस ऑफ एन nth बोहर ऑर्बिट, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। यहाँ पे Rn इक्वल टू 0.53 इंटू 10⁻10 n² इंटू m, या 0.53 n² इंटू एंगस्ट्रॉम इसको लिया गया। एंगस्ट्रॉम में यूनिट है, बहुत फार्मूले इस पर डायरेक्ट इस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिटल, और एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे इसके लिए फार्मूला En इक्वल टू -2.178 इंटू 10⁻18 Z² जूल पर एटम, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। सेकेंड यूनिट है -1312 Z² किलो जूल पर मोल, या इसको हम लिख सकते हैं -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, या डेल्टा E इक्वल टू -2.178 इंटू 10⁻18 1/n1² -1/n2² Z² जूल पर एटम, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ सेल और Z इक्वल टू एटॉमिक नंबर। एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन में जो हमको जो सीरीज मिली थी, अलग अलग सीरीज के अकॉर्डिंग अलग अलग साइंटिस्टों ने उसके अलग पार्ट में दिखाया था। और एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो रीजन हमको मिलता है। रीजन में बोर ने क्या बताया, एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ द हाइड्रोजन। बोर ने भी एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन के बारे में बताया। और पहले जो बताया गया था कि जो आपके एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन मिलते हैं वो एक बैंड की तरह होते हैं, और बैंड मतलब एक पट्टी की तरह होते हैं, और उसके सारे वेवलेंथ और एनर्जी लेवल को सेम इक्विवेलेंट बताया गया। जबकि उसमें डिफरेंट वेवलेंथ के डिफरेंट सीरीज मिलती है, जिसको हम लोग लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फुंड सीरीज और हम्फ्री सीरीज के नाम से जानते हैं। मीन्स लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड एंड हम्फ्री सीरीज। और यहाँ पे
जो डिफरेंट नंबर ऑफ वेव नंबर म्यू बार से दिखाया गया है, इट डिफाइंड एज ए रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ। वेव नंबर और वेवलेंथ एक दूसरे के क्या होते हैं, जस्ट अपोजिट होते हैं। एंड म्यू बार इक्वल टू 1/n², म्यू बार इक्वल टू 1/λ, एंड म्यू बार इक्वल टू RZ², 1/n1² माइनस 1/n2²। लैम्डा आपका वेवलेंथ है और आर आपका रिडबर्ग कांस्टेंट, क्योंकि रिडबर्ग ने इसको दिया था इसलिए इसको हम लोग कहते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक है, जो हमारी जो सीरीज मिलती है, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड और हम्फ्री सीरीज। इन सीरीज के क्रम में सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे फॉर लाइमन सीरीज, इसमें जो लाइनें मिलती हैं और उनके जो फार्मूले अभी हम लोगों ने देखा, उस फार्मूले में N1 और N2, N1 क्या है, N1 आपका जहाँ से स्टार्ट होता है और N2 उसके ऊपर वाले जितने भी सीरीज होते हैं उसको हम लोग N2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो सबसे नीचे वाली लाइन होगी उसके लिए N1 की वैल्यू 1 लेते हैं और N2 की वैल्यू है वो 2, 3, 4, 5 से लेकर के इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है। तो पहले जो सीरीज आपकी मिलती है वो लाइमन सीरीज होती है। तो लाइमन सीरीज के लिए हमारा जो फार्मूला होगा N1 = 1 होगा और N2 = n से अब कुछ भी हो सकता है, वो इनफाइनाइट तक कुछ भी जा सकता है। सेकंड आपकी सीरीज स्टार्ट होती है बामर सीरीज। बामर सीरीज के लिए हमारा N1 = 2 होगा और N2 = 2 से ऊपर मीन्स 3, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। फॉर पास्चन सीरीज N1 = 3 और N2 = 4, 5, 6 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे लिमिटेशन ऑफ बोर मॉडल। बोर मॉडल के क्या क्या लिमिटेशन है, क्या क्या कमियाँ सबकी भी होती हैं, तो बोर मॉडल के भी क्या क्या कमियाँ इसको देखते हैं। बोर लेफ्ट द फॉलोइंग फैक्ट्स अनएक्सप्लेन, उसने कुछ चीज़ों को अनएक्सप्लेनेशन के लिए छोड़ दिया, जिनका एक्सप्लेनेशन उन्होंने नहीं दिया। क्या नहीं दिया कि फाइन स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, एटम के फाइन स्ट्रक्चर के बारे में इन्होंने पूरी तरह से नॉलेज नहीं बताया। स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक के लिए तो दिए, लेकिन हाइड्रोजन के अलावा जो एटम है इनके लिए इनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। जीमैन इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीमैन इफेक्ट मैग्नेटिक इफेक्ट के लिए है और स्टार्क इफेक्ट इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। जीमैन इफेक्ट मीन्स मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड में जिसका स्टडी किया जाए, और स्टार्क मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट आपका है 3 डायमेंशनल एग्जिस्टेंस ऑफ एटम। 3D स्ट्रक्चर के बारे में इन्होंने एटम के बारे में कुछ नहीं बताया। ड्यूअल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन के ड्यूअल नेचर के बारे में भी इन्होंने कोई एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे डी ब्रोगली प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स होता क्या क्या है, और ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है साई एंड साई स्क्वायर। साई आपका एम्पलीट्यूड होता है और साई स्क्वायर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। ये कैसे नोट्स क्या क्या होते हैं, रेडियल नोट्स क्या होते हैं, एंगुलर नोट्स क्या होते हैं, सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुन्स रूल देखेंगे हम लोग। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एटॉमिक स्पीसीज के बारे में पढ़ेंगे, आइसोटोप, आइसोबोर एंड आइसोटोन्स, आइसोडायफर्स, ये सब सारे स्ट्रक्चर के बारे में, सारे टॉपिक्स के बारे में एक एक पॉइंट में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। और वीडियो पे आप लोग बने रहिए, एक एक टॉपिक को क्लियर कॉन्सेप्ट आप लोग देखिए, समझिए। यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताइए, कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।